नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज में पॉलिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। इसमें हमने अभी मौलिक अधिकार जो है अध्याय पढ़ा, उसके प्रीवियस ईयर्स के। तो इसी क्रम में जो है आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 है। प्रश्न संख्या 52, भारत के संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार यानी निजता का अधिकार की बात की जा रही है, संरक्षित है। राइट टू प्राइवेसी किस में है? अनुच्छेद 21 में। तो राइट टू प्राइवेसी किस में आता है? अनुच्छेद 21 में आता है, यानी निजता का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 53, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? कह रहे हैं कि भारत का ऐसा कौन सा संविधान है, कौन सा अनुच्छेद है अपने पसंद के व्यक्ति विवाह करने से किसी व्यक्ति का अधिकार को संरक्षण देता है, यानी जीवन साथी चुनने की जो स्वतंत्रता है वो कौन से अनुच्छेद में आती है? आती है अनुच्छेद 21। ध्यान रखेंगे। 22 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत बाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए अनुच्छेद 21 में निहित माना। ठीक है, ये देखेंगे। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद इसके दायरे में नहीं आता है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है संविधान के अनुच्छेद 29 के दायरे में नहीं आता है। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना। ये बिल्कुल हमने थोड़ी देर जो पिछले जो हमारा प्रीवियस वीडियो था या प्रीवियस था, उसमें हमने सारे पॉइंट्स पढ़े, कौन-कौन से जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। तो एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, ये जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है, पूछा है, ये गलत। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न संरक्षण की बात है, ये भी अनुच्छेद 21 में आता है, गलत होगा। बिल्कुल, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ठीक है, यानी कि शुद्ध पानी पीने का अधिकार, पानी का अधिकार है, शुद्ध जल का अधिकार है, ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, ये भी गलत होगा। मृत्युदंड, ठीक है, मृत्युदंड जो है ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है, तो डी हमारा राइट आंसर। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मामले में उच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया। यह स्पष्ट है कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। दंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है, यानी कि वो जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। प्रश्न संख्या 55, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? देखिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता। तो ये सब जानते हैं। जीवन जीने का अधिकार जो कि 21 के अंतर्गत आता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है, यानी 20 और 21 भी समाप्त नहीं होते। 20 में क्या है, अपराध दोष सिद्धि से संरक्षण की बात की गई है, और 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल में 20 और 21 कभी समाप्त नहीं हो सकते, ना सीमित किए जा सकते। ऑप्शन देख लेते हैं। देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का, ये तो गलत हो जाएगा, ये 19 डी के अंतर्गत आता है, तो ये नहीं होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने के अधिकार में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। यही राष्ट्रीय आपातकाल का, ये हमारा राइट आंसर होगा। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये भी 19 के अंतर्गत आता है, ये गलत है। वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता, ये भी जो है ये भी नहीं आएगा। बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। ये कौन संविधान संशोधन से प्रावधान किया गया है? 44वें संविधान संशोधन, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्व।
44वें संविधान संशोधन का ज्ञातव्य है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण आधार पर घोषित हुआ है, सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को स्थगित नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है, तो अनुच्छेद 21 एवं 20 के साथ अनुच्छेद 19 यानी वाक स्वतंत्रता विषयक अधिकारों का वो भी जीवित रहता है। मतलब अगर मान लीजिए कि सशस्त्र विद्रोह हुआ है, अनुच्छेद 21 तो कभी समाप्त नहीं होता है, अनुच्छेद 20 भी समाप्त नहीं होगा, उसके साथ साथ अनुच्छेद 19 भी समाप्त नहीं होगा अगर सशस्त्र विद्रोह हुआ है। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 में अन्य मूल अधिकारों के निलंबन यानी अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त को छोड़कर संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 358 में क्या है, अगर आपातकाल लग जाता है तो 358 में ये प्रावधान किया गया है, अगर आपातकाल की स्थिति होती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और अनुच्छेद 359 में क्या कहा गया है कि अगर आपातकाल की स्थिति लगती है तो राष्ट्रपति द्वारा सारे मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, केवल और केवल 20 और 21 को छोड़। 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जाता। ये बात कही गई है। कौन समाप्त कर सकता है? राष्ट्रपति। आगे देखेंगे अनुच्छेद 56 उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार में शामिल किया गया? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का कौन सा मामला था जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया और शिक्षा के अधिकार को किस में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया। ये जो आर्टिकल 21 है उसका विस्तार किया गया और उसमें क्या जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। तो किस वाद में जोड़ा गया? कौन सा मामला था? वो था उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के रूप में उन्नी कृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में यह कहते हुए संगठित किया इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो कौन सा मामला था? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकला हुआ है अनुच्छेद 21 में। हालांकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है कि विषय वस्तु मापदंडों के अनुसार 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 57। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच भी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये किस में ऑप्शन में जो है बात कही गई है? 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये बात की गई मूल अधिकार की बात। 21A में कै में जोड़ा गया है, ऐसे 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा अनिवार्य है, उनके शिक्षा का अधिकार है। कौन से आर्टिकल में? 21 कै में। तो ये किसके अंतर्गत आता है? मूल अधिकार के अंतर्गत है। बी राइट आंसर हो। 86वें संविधान संशोधन 2002। संविधान संशोधन कौन सा था? 86। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन था और कब आया था? 2002 में। तो सन भी याद रखेंगे, संशोधन भी याद रखेंगे और आर्टिकल भी याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि इस आर्टिकल के अंदर 6 से 14 वर्ष हो, एज भी याद रखेंगे। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे अनिवार्य है, उनका मौलिक अधिकार। और अब प्राथमिक शिक्षा को 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया, इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 कै गया, 21 कै जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निदेशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक देखरेख शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, वही अनुच्छेद 45 की में भी ये बोला गया है। ये 6 वर्ष तक की, देखिए तो समझेंगे, एक तो है 21 कै, ठीक है, और एक है 45। आर्टिकल 21 कै और
आर्टिकल 45 45। देखिए 21 में क्या है, इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की बात की गई है, मौलिक अधिकार। लेकिन 45 में क्या है, यानी 0 से लेकर 6 वर्ष तक की शिक्षा के शिक्षा उपलब्ध कराने की, उनकी देख-रेख की, शिशु ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर बात की जाए कि जो 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए की देख-रेख और शिक्षा का अधिकार की बात की गई है, तो वो आर्टिकल 45 में है। और अगर बात करेंगे 6 से 14 वर्ष की, तो वो 21 क्या में। ये डिफरेंस जो है कन्फ्यूज़ करता है एग्ज़ाम में, ध्यान रखें। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया। तो जो है शिक्षा का अधिकार का अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 2009। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2009 में आया था। संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ है, और ये कब से प्रभावी हुआ है? 1 अप्रैल 2010 से। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था 2009 से, लेकिन बोला जाएगा कि ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी कब से हुआ है? तो 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से। और शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? एक मानवाधिकार है, ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? एक मानवाधिकार, मानवाधिकार भी। सूचना का अधिकार भी मानवाधिकार की सार्वभौमिक रक्षा करता है। जो सूचना का अधिकार है वो भी क्या है? मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) कै में लिखित है, वाक एवं में निहित है। ठीक है, ये हम पहले पढ़। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 58। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है उसमें संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम आया था, वो आया था 2009 में, ठीक है? और जो है इसको जोड़ा कब गया, यानी लागू कब किया? 1 अप्रैल, संशोधन करके कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 में। ध्यान देखिए, क्वेश्चन बन गया ना, पहले अभी जो यहाँ पे व्याख्या दी थी 1 अप्रैल 2010, उसी से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और ये आया है यूपीएससी के प्री में आ रहा है, आया है बिहार पब्लिक कमीशन के प्री में 2011 में आया है। ध्यान रखेंगे अधिकार कब जोड़ा गया संशोधन करके संविधान में? 1 अप्रैल 2010 में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 59। निम्न में से कौन सा एक मानवाधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है? यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा एक मानवाधिकार है जो भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार जो है एक मानवाधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी है। ध्यान रखेंगे, अधिकार कैसा है? एक मानवाधिकार भी है, मौलिक अधिकार। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 60। कथन ए, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कथन कारण आर राज्य ये निःशुल्क हाँ, बिल्कुल सही है। कारण आर देखते हैं, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो सही है बिल्कुल, दोनों ही सही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। कथन ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो ये राइट आंसर होगा। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 कै के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है कि 21 कै में ये लिखा गया है कि जो राज्य है, यानी जो सरकार है, कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। कर्तव्य किसका? राज्य का। शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है, और एक प्रजातांत्रिक समाज में ये मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार के लिए अपरिहार्य है, यानी महत्वपूर्ण है। ये देखेंगे। प्रश्न संख्या 61। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पना
यहाँ पे बोला जा रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की जा रही है। कौन सा इसमें से शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है? लेते हैं। पहला है मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी। बिल्कुल सही बात है। मानव देह का व्यापार है ना, यानी कि जो मानव की खरीद बेचना होता है, ठीक है, और बंधुआ मजदूरी कराना यानी गुलाम बनाकर करना, ये शोषण के विरुद्ध आता है। ये आता है आर्टिकल 23 में, 23 में, ध्यान रखेंगे। अस्पृश्यता का उन्मूलन ये नहीं आता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन आता है 17 में, ठीक है। ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, वन सही हो गया, ठीक है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी गलत होगा, क्योंकि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस में आती है? 29 में आता है, ठीक है। तो ये के अंतर्गत आ गया, अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा के अंतर्गत आता है, तो ये नहीं होगा। सांस्कृतिक जो है सुरक्षा के अंतर्गत आता है, सके और सांस्कृतिक सुरक्षा, ये तीन भी हमारा गलत होगा। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, देखिए, यानी कि जो ऐसे जगह है जहाँ जो है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो है अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, ऐसी जगह में जो है बच्चों को कार्य करना क्या किया गया है? प्रतिबंध किया गया है। ये आता है अनुच्छेद 24 में, ठीक है। ये भी किस में आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, यानी कि पहला मानेंगे, पहला और चौथा, आर्टिकल 23 और 24 किसके अंतर्गत है? दोनों ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। केवल 1 2 4, केवल 1 और 4, तो सी हमारा राइट आंसर। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 23 और 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग 23 में, ठीक है, और अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का, ये देखेंगे 62। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित? बिल्कुल सही बात है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से आर्टिकल 23, सॉरी अनुच्छेद 24, ठीक है। अनुच्छेद 24 जो है बाल बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, क्योंकि कारखानों या खदान खदान या ऐसी जगह में जो है बाल मजदूरी या नहीं कराई जा सकती, उनके स्वास्थ्य के अनुकूल वातावरण नहीं है। ये आर्टिकल 24 में आता है। आर्टिकल 23 में जो है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी के जो है प्रतिषेध की बात करता है, अनुच्छेद। प्रश्न संख्या 63, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के निषेध करता है। बिल्कुल सही, जोखिमपूर्ण यानी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, जोखिमपूर्ण है, ऐसा निषेध है। ये कैसा निषेध है पूछा जाता है? ये पूर्ण निषेध निषेध है कि ऐसी जगह जहाँ जो है बालकों के जोखिमपूर्ण स्वास्थ्य की के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, ये पूर्ण रूप से निषेध है। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24, जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का पूर्ण निषेध करता है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन करता है, पूर्ण निषेध करता है। इस अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं करता। ये ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 64, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों को नियोजन प्रतिबंध करता है? तो वही क्वेश्चन है क्या? अनुच्छेद 24 यानी आर्टिकल 20। प्रश्न संख्या 65, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित अनुच्छेद से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? प्रत्यक्ष रूप से 24 है, बालकों के बच्चों बाल मजदूरी से संबंधित है 24। प्रश्न संख्या 67, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से प्रदान करता है? ठीक है, दो सिद्धि से संबंध की बात की जा रही है, यानी अपराध सिद्धि या दो सिद्धि से बात की जा रही है, ये अनुच्छेद 20 में आता है, ठीक है, क्या आता है? अनुच्छेद 20 में आता है। और ये जो है किसके
अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित यानी अभियोजित मतलब अपराधी नहीं माना जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। और 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया, अपने ही विरुद्ध गवाही के लिए प्रश्न संख्या 68। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अभी हमने पढ़ा 20(3) में है, ठीक है? वो अनुच्छेद 20(3) में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये अपराध के विज्ञान, मान लीजिए कोई अपराधी है, तो अपने विरुद्ध गवाही के लिए तैयार नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20(3) में है। प्रश्न संख्या 69। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से बार अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा या अभियोजित नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 70। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किससे अनुच्छेद है? अभी हमने पढ़ा अपराध, लेकिन यहाँ पे अब की जा रही है बंदी बनाए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात की जा रही है। तो ये आता है अनुच्छेद 22 में। तो ध्यान रखेंगे, अगर अपराध से दोष सिद्धि के संबंध की बात की जाएगी तो वो 20 में आता है, और बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की बात की जाएगी तो वो अनुच्छेद 22 में आता है। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, देखिए गिरफ्तारी और निरोध यानी कि बंदी बनाया किया जाता है। अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए या अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जा सकता, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रत्यक्ष रखा जाए। प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? हमें बोल नहीं है, कह रहे हैं। अनुच्छेद 22(1) की बात करेंगे तो 22(1) क्या कहता है? स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रत्यक्ष का अधिकार है। ठीक है, जो गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसके पास जो है ये अधिकार है कि वो स्वयं का अधिवक्ता यानी स्वयं का वकील अपनी रक्षा के लिए कर सकता है। तो ये 22(1) में है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे नहीं पूछा है तो ये गलत होगा। ठीक है, 22(1) बताता है कि स्वयं की पसंद का वकील या अधिवक्ता अपनी प्रतिरक्षा के लिए किया जा सकता है, बंदी अगर बनाया गया है तो, या अपराध अपराध के उसमें। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 22(4) क्या कहता है? निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं किया। निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली कोई विधि मतलब कोई कानून ऐसा है जो निवारक निरोध का उल्लंघन करती है, वो 3 माह से अधिक है, उसको प्राधिकृत नहीं किया जाएगा, ये 22(4) कहता है। तो ये गलत होगा, ये हाँ, ये राइट है इसको। अनुच्छेद 22(2) संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाए। ये 22(2) में गलत बोला है। देखेंगे 22(1), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव सीधी तरह से बताए बिना अपेक्षा में नहीं रखा जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। 22(1) कहता है कि भैया अगर किसी को गिरफ्तार किया गया तो उसके कारणों का यथासंभव बताना चाहिए, तो अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। 22(1) सी हमारा राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। देखिए 22(2) क्या कह रहा है, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। तो 22(2) ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये यहाँ पे ये कह रहे हैं 3 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे से ज़्यादा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि यानी अभिरक्षा निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, यानी 24 घंटे से ज़्यादा जो है गिरफ्तार नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 22(7) में यह प्रावधानित है कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों के अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 72।
प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा आए बंदी बनाया जा सकता है। ये जो प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम है, में जो है एक व्यक्ति को बिना मुकदमा बनाए कितने टाइम तक या कितने समय तक बंदी बनाया जा सकता है? तो मात्र 3 माह के लिए, ठीक है? बंदी बनाया जा सकता है। अभी हमने ये पढ़ा था 22/7 में की संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता। अगर आप कोई व्यक्ति जो है बंदी बनाया गया है मुकदमे में तो जो है 3 माह से ज़्यादा उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न संख्या 3 प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। कितने महीने तक? 3 महीने तक। महीने जो है बंदी बनाया जा सकता है 3 महीने तक, ज़्यादा नहीं। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 74 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत ऐसे कैदी को पेरोल मना मना नहीं का मामला बन जाता है। ये कह रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, कैदी को पेरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार को अपने नियम है। हाँ, बिल देखिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर मान लो जो कैदी है उसने अपने पर्याप्त आधार प्रस्तुत किए, तो उसको पेरोल पे छोड़ने के लिए मना नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक राज्य सरकार के अपने नियम है पेरोल के। एक तो गलत होगा लेकिन केवल 2 भी हमारा राइट आंसर। आज के लिए यहीं रखते हैं। आशा करता हूँ हमारा प्रयास सफल रहा होगा। धन्यवाद।